हे फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 की वीडियो बना दी गई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल स्टोरी। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की खासियत क्या है। ये आपको पूरा नोट्स के साथ तो मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से मिलेगा। इसके अलावा आपको अंत में MCQ मिलेंगे, जिससे कि आपका जो पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और एग्जाम में जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आसानी से क्रैक कर पाएं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दैविक राजा, जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के तरीके, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैविक राजा से। दैविक राजा का मतलब है कि जो राजा हैं वो अपने आप को देवताओं से कनेक्ट करते थे, अपने नाम के आगे जो बड़ी बड़ी उपाधियां लगाते थे ताकि उन्हें ऊंचा स्थान समाज में प्राप्त हो, लोग उनका आदर करें। इस तरह वो अपने आप को उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए ऐसा करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए राजा द्वारा देवी देवताओं से जुड़ने का प्रयास किया जाता था। ऊंचा स्थान मिले समाज में, इसके लिए वो देवी देवताओं से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां लगाते थे। इस तरह इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे को कुषाण शासकों में मिलता है। जो कुषाण शासक थे बड़ी बड़ी अपनी उपाधियां लगाते थे अपने नाम के आगे, ठीक है। वो लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। इन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन किया, पश्चिमोत्तर भारत तक। फिर कुषाण शासकों के जो इतिहास है उसकी रचना के माध्यम के, अब कुषाण इतिहास को हमारे को जानने में मदद मिलती है अभिलेखों के और साहित्य परंपरा के माध्यम से। अभिलेख है और साहित्य परंपरा में जो बुक्स है उस समय की, उसके द्वारा हम उनके जो इतिहास है उसकी पुनर्रचना कर पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक माट नाम का जो एक देव स्थान है, वहां पर कुषाण शासकों की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई थी, ठीक है। इतिहासकारों का मानना है कि वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। देवतुल्य प्रस्तुत करने का मतलब है देवताओं के समान दिखाना चाहते थे कि हम भी देवताओं के समान हैं, हमारे को आदर दो, ठीक है। इससे उनका वर्चस्व समाज में बना रहता था। वो चाहते थे कि उनकी प्रजा उनका आदर करे, इस तरह का इतिहासकारों का मानना है। तो कुछ कुषाण शासकों ने जो कि चीन से प्रभावित थे और अपने नाम के आगे क्या लगाया, देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी, ठीक है। अपने नाम के आगे उन्होंने देवपुत्र की उपाधि लगाई। चीन से प्रभावित थे क्योंकि चीन में भी जो राजा है वो अपने आप के स्वर्ग पुत्र कहते थे कि हम स्वर्ग पुत्र हैं, इसी तरह वो अपने आप को देवपुत्र कहते थे, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य, अब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जो थोड़ा बहुत आपकी बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है उससे पढ़ते हैं। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि गुप्त साम्राज्य के जो इतिहास की पुनर्रचना के स्रोत के बारे में बताइए, उनका किस प्रकार हम पुनर्रचना कर पाते हैं। तो इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो 34 शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं कि 34 शताब्दी ईस्वी में हमारे को दिखता है कि गुप्त साम्राज्य आया और बाकी भी कई बड़े बड़े साम्राज्य समाज में आते हैं, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य की जो इतिहास की पुनर्रचना में प्रयुक्त स्रोत कौन कौन से थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे सबको सुनिए, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए, तो एक है साहित्यों के माध्यम से हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जान पाते हैं। फिर सिक्के हो गए और अभिलेख हो गए। इसके अलावा जो कवि हैं वो अपने राजा को जो खुश करने के लिए, ठीक है, अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां, ठीक है। कवि जो थे अपने राजा को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखते थे, क्योंकि वो राजा उस कवि को जो है सहायता दे रहा है, तो इसलिए उसके फेवर में ही उन कवियों को लिखना पड़ेगा। तो वो फेवर में जो प्रशस्तियां लिखी गई है उससे भी इतिहासकार जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उदाहरण के लिए ये भी एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी, हरिशेन ने, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। किसके राजकवि थे, समुद्रगुप्त के। किसने करी थी, हरिशेन ने, और इसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, जैसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है उसके नाम से प्रसिद्ध है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसकी रचना हरिशेन ने करी। किसका सम्राट था उस समय, कौन सम्राट था, समुद्रगुप्त, और भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। तो यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं कि हम उस समय के जो इतिहास के तथ्य निकाल सके, फैक्ट निकाल सके, उनके बारे में जान पाए, लेकिन उनकी जो रचित है, जिन्होंने इनकी रचना करी, उन्हें तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं
कि वो मानते हैं कि आपको इससे फैक्ट नहीं मिलते, ये कविताएं हैं जिसमें हमने उनके फेवर में लिखा है। ठीक है, कविताओं में देखोगे उसने जैसे आपकी समुद्रगुप्त का जो स्रोत है आपकी बुक में, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, हरिशेन ने बहुत ज्यादा प्रशंसा करी है। तो वो जब प्रशंसा कर रहा है तो एक काव्यात्मक रूप में कर रहा है, तो जो चीज उसमें असली में जो गुण नहीं होंगे उसकी भी वो प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो बोलते हैं काव्यात्मक ग्रंथ है, ना कि तथ्यात्मक ग्रंथ। ठीक है, फिर बदलता हुआ देहात, उस समय देहात कैसे बदल रहा था। ठीक है, अब देखते हैं देहात कैसे बदल रहा था। जनता में राजा की छवि, और इसके अलावा जनता जो थी वो राजा के बारे में क्या सोचती थी कि हमारा राजा कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते। अब अभिलेखों में हमें बड़े बड़े जो है राजा के बारे में जानने को मिलता है, बड़े बड़े लोगों के बारे में जानने को मिलता है। आम जनता के बारे में अभिलेखों से इतनी ज्यादा सहायता नहीं मिलती, क्योंकि आम लोग कभी अभिलेख नहीं खुदवाते थे, बड़े बड़े लोग जो है वो अभिलेख खुदवाते थे। जो पंचतंत्र और जातक है, ठीक है, जातक जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध धर्म की कहानी है। पंचतंत्र आप सभी परिचित है, इसमें कहानी है। ठीक है, अनेक कथाओं के स्रोत, मौखिक किस्से कहानी है। तो जो पंचतंत्र है और जातक है, इनमें जो ज्यादातर कथाएं हैं वो मौखिक रूप से कही जाती थी, मगर बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया, मतलब बाद में इसे रिटर्न किया गया, लिखा गया बुक में, बुक का रूप दिया गया। तो जातक कब और किस भाषा में लिखी गई, ये भी ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो रचना काल था पहली सहस्र शताब्दी ईस्वी के मध्य, भाषा थी पाली। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उस समय की एक कहानी है, देखते हैं। गंधतिंदु, ठीक है, नामक एक जातक की कहानी है, जातक में से ली गई। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी है, उससे पढ़ते हैं, उस समझने की कोशिश करते हैं, और बड़ी आसान लगेगी क्योंकि मैंने इस तरह से प्रेजेंट करा है। ठीक है, राजा की प्रजा। ठीक है, राजा की जो प्रजा थी, इसमें इस कहानी में कौन कौन शामिल है? वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, जानवर, ये सब इस कहानी में शामिल है। ठीक है, अब ये राजा की ये प्रजा हो गई और इसमें ये सारे लोग शामिल हैं। अब वो जो है राजा जो है अपने बारे में जानने के लिए वहां पर जाता है। राजा द्वारा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच जाना। ठीक है, राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच जाता है कि क्या सोचती है प्रजा मेरे बारे में। ये थ्रोन राजा का प्रतीक है। वो जाता है पहचान बदलकर, सोचते क्या सोचती है प्रजा मेरे बारे में, अच्छा या बुरा ये तो जानूं मैं। ठीक है, फिर सभी ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा, सभी ने राजा की भर भर के आलोचना करी। राजा हैरान सुनकर कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। ठीक है, सारे लोग अपने हर जो है बुरी स्थिति के लिए राजा को उत्तरदायी ठहरा रहे थे। इन लोगों का कहना था, इन लोगों की शिकायत करी क्या कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, रात में डकैत जो चोरियां हो जाती थी। ठीक है, इस सारे डकैत आते थे, उन पे हमला करते हैं। और दिन में जो है कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, जो राजा के कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी हैं, भारी कर होता था, वो इकट्ठा करते थे। वो इससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। तो इन सबसे बचने का उनके पास क्या तरीका था? तो इस कथा से पता चलता है कि, पहले ये बता देता हूँ मैं, इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, जो किंग था और उसकी जो प्रजा थी, विशेषकर ग्रामीण प्रजा, गांव की प्रजा जो थी, के बीच संबंध जो तनावपूर्ण रहते थे। ऐसा कथा से पता चलता है, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे कि वो चाहता और कर आता रहे, और कर आता रहे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। आपको फार्मिंग का पता ही है, कभी अच्छी हो रही है, कभी बुरी हो रही है। अब इतना ज़्यादा कर लगा हुआ है तो किसानों की जो है हालत खराब हो जाती थी कर देने में। तो इस संकट से बचने का उनको एक ही उपाय दिखता था कि वो जंगल में भाग जाएं, क्योंकि जंगल में तो कर लेने वाला कोई होगा नहीं, जंगल में भाग जाएंगे, कोई उधर ही रहेंगे। तो इस तरह उन पे यही उपाय बचता था अंत में जाकर। ठीक है, फिर 5.2 उपज बढ़ाने के तरीके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, या तो 1 नंबर में पूछ लेंगे या 3 नंबर में पूछ लेंगे। फिर उपज बढ़ाने के तरीके किस तरह थे? उपज बढ़ाने के लिए बड़े सारे तरीकों का प्रयोग किया जाता था। पहले किया गया था, ठीक है, हल का प्रयोग। उस समय हल का प्रयोग किया गया उपज बढ़ाने के लिए। तो लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाती थी। तो पहले जो है लोहे के फाल वाले हल नहीं होते थे। ठीक है, इससे जब लोहा आया और लोहे के फाल वाले हल बने, तो इससे उर्वर भूमि की जब जुताई की जाने लगी, तो इससे फसलों की जो उपज में वृद्धि हुई। ठीक है, उपज बढ़ाने का तरीका एक पहला ये था कि पहले इस तरह की जो हल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाद में जब हल आए इस तरह के, तो इस तरह भूमि की जुताई अच्छे से होने लगी। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से जुताई किए जाने लगा। फिर आता है धान की रोपाई। ठीक है, धान की रोपाई
होने लगी। इसमें क्या करते थे, सीड बोते, उनमें जो सैपलिंग है, छोटा पौधा होता था, उसे अलग करते और जो है खेत में उगाते थे। ठीक है, इन सब तरीकों से क्या होता था, धान की रोपाई, जो गांवों से उन्हें तो और जो खेती से संबंध रखते हैं उन्हें अच्छी तरह पता होगा धान की रोपाई मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा उपज में वृद्धि हुई, मगर ये एक कमर तोड़ मेहनत वाला काम था। तो जिस पे जो है जो पैसा होता था, वो लोग तो ये काम नहीं करते थे, मगर जो खेतीहर मजदूर होते थे, ठीक है, उन्हें ये काम करना पड़ता था। फिर कुओं, तालाबों, नहरों द्वारा सिंचाई। अब सिंचाई के माध्यम भी आने लगे, इससे और ज़्यादा उपज में वृद्धि होने लगी। तो उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों, कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। कुएं आए, तालाब आए, नहर आई, इन सब के माध्यम से सिंचाई करना था। इन्हें निर्मित करने वाले लोग कौन थे? व्यक्तिगत लोग और कृषक समुदाय। व्यक्तिगत लोग जो गए इंडिविजुअली कोई इन सब का निर्माण कर रहा है, कृषक समुदाय हो गए सब मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत तौर पर जो करते थे, हाँ, वो कौन होते थे? राजा या प्रभावशाली लोग जो मेनली होते थे, वही व्यक्तिगत तौर पर इन सब का निर्माण करते थे, क्योंकि बहुत पैसा लग रहा है इन सब में, तो वो देते थे इन सब का पैसा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, अब किस तरह डिफरेंस आ रहे हैं समाज में। अब देखिए क्या हुआ, उपज बढ़ी, कोई व्यक्ति अमीर बन रहा है, कोई गरीब बन रहा है, समाज में विभिन्नताएं आ रही है, अमीरी गरीबी हो ही जा रही है। हाँ, जब पहले शुरुआत में मानव रहता था, जब इस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं था, इस तरह का भेदभाव नहीं था, सब उतना ही प्रकृति से प्राप्त करते थे जितना उनको जरूरत। मगर अब क्या होने लगा, अब संपत्ति की भावना आने लगी, मेरा तेरा आने लगा, तो इससे समाज में विभिन्नताएं आने लगी। खेतों से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था, खेती से, ठीक है, खेती से जो जुड़े लोग हैं उसमें भेद बढ़ता जा रहा था। कोई अमीर बन रहा है, कोई खेतीहर मजदूर बन रहा है। ठीक है, किस पे बड़े बड़े खेत है, किस पे बहुत छोटे खेत हैं। कहानियों में, विशेषकर बुद्ध कथाओं में किस किस का उल्लेख मिलता है? भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, जिसमें भूमि नहीं है, खेतों में जाकर श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। छोटे किसानों का, जैसे आज भी हैं ये सारे भूमिहीन खेतीहर श्रमिक, छोटे किसान हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है कि एक के पास तो इतना पैसा है, दूसरे के पास बहुत कम पैसा है। इस तरह समाज में विभिन्नताएं आई। फिर पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। अब गृहपति का प्रयोग पाली भाषा में किसके लिए किया जाता था? छोटे किसान है और जमींदार है, छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गृहपति का प्रयोग करते थे। फिर आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य एक नंबर में क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि संगम साहित्य की भाषा क्या है। ठीक है, तो ये आरंभिक तमिल संगम साहित्य, तमिल भाषा में है ये। ठीक है, गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में, जैसे वेलालर। इस टर्म को जरूर याद रखें, क्योंकि आजकल जो एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं मिलान करने वाले, उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का बहुत उपयोग करते हैं वो। तो जैसे वेलालर कौन हो गया? बड़े जमींदार। उलवर हलवाहा, और दास कौन थे? अणिमई। तो इन सब शब्द का उल्लेख मिलता है। वेलालर के लिए बड़े जमींदार, हलवा जो हल चलाते हैं उनके लिए उलवर, दासों के लिए अणिमई, इन सब शब्दों का प्रयोग मिलता है। फिर वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। तो वर्गों में जो है अलग अलग जो लोग हैं, और में विभिन्नता कैसे ही, तो किसका कितना भूमि के ऊपर स्वामित्व, किसके पास कितनी ज्यादा भूमि है, हाँ, और श्रम जो है श्रम पर हुई। फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी है, नई नई जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके उपयोग पर आधारित थी वर्गों में विभिन्नता। फिर एक नंबर में ये भी इंपॉर्टेंट है कि मनुस्मृति कौन सा ग्रंथ है, किस विषय पर आधारित है? तो मनुस्मृति जो है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ मतलब कानूनी ग्रंथ है, जिसमें कानूनों का उल्लेख मिलता है कि समाज में के लिए कानून निर्धारित किए गए, समाज को किस प्रकार के कानूनों में रहना है। ठीक है, और इसके अलावा एक नंबर के लिए जरूरी क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। लेखक कौन है इसका? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राजकवि थे, बाणभट्ट ने लिखी हर्षचरित, संस्कृत भाषा में है, हर्षवर्धन की जीवनी है। याद जरूर रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में बन जाता है। फिर भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमिदान का उल्लेख मिलता है हमारे को किसमें? कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए, ये पत्थर देखिए। ठीक है, कुछ अभिलेख जो पत्थरों पर लिखे गए, अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। ताम्र पत्र हो गया है, ठीक है, अधिकांश जो अभिलेख है बाकी के वो ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। ठीक है, ये दो जगह पर हमें भूमिदान के अभिलेख मिलते हैं, अभिलेखों पर और ताम्र पत्रों पर। ठीक है,
भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वह साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। तो भूमिदान के जो प्रमाण है वो किस किस को दिए जाते थे? भूमिदान धार्मिक संस्थाएं, मंदिरों को, ठीक है, या ऐसे जो धार्मिक संस्थाएं, ब्राह्मणों को, क्योंकि समाज में उच्च स्थान है अभी इनका, तो इन सबको दिए गए थे भूमिदान, ठीक है। फिर प्रभावती गुप्त, ठीक है, ये भी याद रखिए, प्रभावती गुप्त जो है किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी। एक और चीज याद रखिए, आपको बताता हूँ कि जो इतिहास है उसमें 3 चंद्रगुप्त हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चंद्रगुप्त है मौर्य साम्राज्य का, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम है वो है गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। एक चंद्रगुप्त है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, 2 बाकी चंद्रगुप्त हैं वो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब उसका विवाह प्रभावती का किसके साथ हुआ? दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। वाकाटक परिवार जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश है, उसका विवाह वहां हुआ था। फिर इतिहास में भूमिदान को लेकर वाद विवाद, ठीक है। एक और चीज ऊपर बता देता हूं, समाज, उस समय का जो समाज था उसमें स्त्रियों को जो है संपत्ति पर जो है अपना स्वामित्व नहीं माना जाता था, कि उनका संपत्ति जैसी चीजों पर जो है भूमि पर स्वामित्व है। मगर हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि प्रभावती गुप्त ने जो है भूमिदान किया, इसका उल्लेख मिलता है। तो इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है ये अमीर घर से आती है, ठीक है, प्रभावती गुप्त राजवंश है, तो इसलिए उसने भूमि अनुदान करा होगा, ठीक है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो समाज के नियम थे हर जगह सेम तरीके से लागू होते हो, ऐसा भी नहीं है, वो मानते थे। तो यह चीज़ भी इंपॉर्टेंट है समझना कि हर किसी के लिए नियम, देखिए जैसे आज हो जाता है कि अमीरों के लिए नियम बदल जाते हैं, गरीबों के लिए नियम बदल जाते हैं, ठीक है। जिस पे पैसा है वो कानूनों को भी अपने अपने जो है मन मुताबिक शक्ल रूप दे देता रहता है। फिर इतिहासकारों में भूमिदान को लेकर वाद विवाद। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। शासक जो है चाहते थे कि हम कृषि जो है अलग अलग क्षेत्रों में फैले, इसको इतिहासकारों का मानना है कि वो इसलिए भूमि अनुदान देते थे। जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का पता चलता है, कि राजा कमजोर होता जा रहा था, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा, ठीक है। उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। तो उनका जब जो है शासन कमजोर हो रहा है, राजनीतिक प्रभुत्व कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने भूमि अनुदान के माध्यम से जो है अपने समर्थक जुटाए, सपोर्टर जुटाने शुरू कर दिए, कि हम सपोर्टर तो लें ताकि जब भी लड़ाई हो, हाँ, जब भी कोई हमारे अगेंस्ट हो, हम इनका सपोर्ट ले सकें, ठीक है। इसलिए भूमिदान किए जाते थे, कुछ इनका ऐसा मानना है, कुछ इतिहासकार होगा। फिर उनका यह भी मानना है कि जो राजा है स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में दिखाना चाहते थे, कि हम देखिए उत्कृष्ट हैं, कितने अच्छे हैं, कितने गुणवान है, इस तरह दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो भूमि अनुदान करते थे। फिर अग्रहार क्या है? उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, ठीक है। अग्रहार क्या है? जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाती थी भूमि, उसे अग्रहार कहते हैं। इसे भी याद रखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अग्रहार भूमि किसे दान में दी जाती थी? तो ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को खुद ही स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था, कि वो बाकी लोगों से कर वसूल सकते थे जो अपनी भूमि है, मगर उनसे कोई भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूलेगा, ठीक है। फिर अब हम आते हैं, ये हुए इस चैप्टर का पार्ट कंप्लीट। अब हम एमसीक्यू पर पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको खुद अपनी कॉपी में आंसर लिख कर रखना, उसके बाद मैं सबका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे की डैश की उपाधि लगाई थी, तो किसकी उपाधि लगाई थी? मैंने आपको बताया भी है, तो बताइए किसकी उपाधि लगाई थी? स्वर्गपुत्र, राजाधिराज, देवपुत्र, इनमें से कोई नहीं। किसकी उपाधि लगाई थी? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इनमें से गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में सहायक स्रोत कौन से? साहित्य, अभिलेख और सिक्के, प्रशस्तियां, उपरोक्त सभी या सभी है, ठीक है। बताइए आंसर। प्रयाग प्रशस्ति इनमें से किस राजा से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। आप बताइए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में है? पाली, प्राकृत, तमिल, संस्कृत। इलाहाबाद, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी?
हरिशेन ने, कालिदास ने, वीरसेन ने या अश्वघोष ने? बताइए। फिर जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बताया भी था मैंने, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। बताइए। निम्नलिखित में से जातक किस भाषा में लिखी गई थी? प्राकृत, संस्कृत, तमिल या पाली? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में है? संस्कृत, तेलुगु, तमिल या प्राकृत? शब्दों का अर्थ सही क्रम में लगाएं। आपको बताया था इसे मैंने। जैसे वेलालर कौन है? हलवाहा, दास, बड़े जमींदार। ठीक है। उलवर कौन है और अड़ीमई कौन है? ठीक है। इन सबका मैं बताऊंगा अभी आंसर। आप पहले खुद आंसर लिखें ताकि आपको पता चलता कि आपके आंसर सही है गलत है, आपने किस तरह चैप्टर को समझा। आगे अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित की रचना किसने की थी? चाणक्य, हरिशेन, बाणभट्ट। ठीक है। और इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन ये भी बता रखा है मैंने, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक। फिर पाली भाषा में घयपति का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये किया जाता था राजा, किसान, जमींदार। 2 और 3 दोनों, ये 2 और 3 जो ऑप्शन है वो दोनों। तो आंसर क्या आप बताइए। चलिए अब मैं आपको इन सब के आंसर बताता हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर का। एक सेकेंड। तो कुषाण शासकों ने अपने नाम क्या आगे डैश की उपाधि लगाई थी? देवपुत्र की जो है उपाधि लगाई थी उन्होंने अपने नाम के आगे। इनमें से गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में सहायक स्रोत कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी स्रोत जो है गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में सहायक है। फिर प्रयाग प्रशस्ति इनमें से किस राजा से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में है? तो वो है संस्कृत भाषा में। फिर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बताइए आप। हरिशेन ने की थी। ठीक है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से जातक किस भाषा में लिखी गई थी? वो पाली भाषा में लिखी गई थी। संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में है। ठीक है। शब्दों का अर्थ सही क्रम में लगाइए। तो विलालर जो था वो होते बड़े जमींदार। ठीक है। अड़ीमई दास और उलवर हलवाहा। ठीक है। फिर मनुस्मृति किस भाषा से किस विषय से संबंधित है? सॉरी, तो थर्ड कानून से। क्लियर। हर्षचरित की रचना किसने की थी? थर्ड बाणभट्ट ने। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। फर्स्ट आंसर है इसका। पाली भाषा में घयपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका प्रयोग जो है 2 और 3 किसान और जमींदार दोनों के लिए किया जाता था। ठीक है। यहाँ हुआ पार्ट समाप्त। ठीक है। आगे का पार्ट में हम आगे का कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।